हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 1 मॉड्यूल 6 से एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू और उसके सोल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल में टोटल 43 क्वेश्चन है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसे टोटल 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पहला पार्ट होगा और हम पहले पार्ट में पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ससेप्टेंस। ससेप्टेंस की इकाई क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे इससे पहले आप लोग रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इम्पीडेंस, एडमिटेंस, रिएक्टेंस के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस कंडक्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, इम्पीडेंस एडमिटेंस के रेसिप्रोकल होता है, उसी प्रकार एसी सर्किट में जो रिएक्टेंस होते हैं वो ससेप्टेंस के रेसिप्रोकल होता है, जिसे हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ये रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस और रिएक्टेंस, इन तीनों का यूनिट सेम होता है, यानी तीनों का जो यूनिट होता है वो ओम होता है। उसी प्रकार कंडक्टेंस, एडमिटेंस और ससेप्टेंस, इन तीनों का यूनिट सेम होता है और होता है मो। ओम का रेसिप्रोकल मो। इसके अलावा और एक यूनिट होता है साइमन, जिसे हम कैपिटल एस से भी डिनोट करते हैं। तो इस तरीके से हम आप बता सकते हैं कि ससेप्टेंस का यूनिट क्या है। तो ससेप्टेंस का यूनिट मो है। मो की जगह अगर साइमन, जिसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, ये अगर होता तो आप उसको भी आंसर कर सकते हैं अगर मो ना हो तो मो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। ओम जो है, जैसे मैंने अभी बताया, रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस या रिएक्टेंस का यूनिट होता है। हेनरी इंडक्टेंस का होता है और फैराड कैपेसिटेंस का होता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टिव कॉइल टेक्स 5 एम्पियर करंट अक्रॉस 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई एट 0.8 पावर फैक्टर। प्रेरकत्व कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्ट पर 5 एम्पियर धारा ले, 50 हर्ट्ज आपूर्ति, 0.8 शक्ति गुणांक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इंडक्टिव कॉइल है जिसमें सप्लाई दिया जा रहा है 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज और पावर फैक्टर है 0.8 और करंट का जो मान है वो 5 एम्पियर है, यानी 5 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो इसका हमें निकालना है आर, यानी इंडक्टिव कॉइल में कितना रेजिस्टेंस है वो हमें निकालना है। ठीक है। जैसे कि आप लोग डीसी सर्किट में करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे I = V/R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। हम इसी फॉर्मूले से इसमें भी निकालते हैं, एसी सर्किट में भी, जैसे रिएक्टेंस या करंट या वोल्टेज। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडक्टिव कॉइल है। तो इंडक्टिव कॉइल में क्या होता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव जो लोड होते हैं उसमें रिएक्टेंस होता है, यानी इस आर की जगह पे क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस हो जाएगा, जिसे हम एक्स से इंडिकेट करते हैं। रिएक्टेंस जो होते हैं दो प्रकार, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्सएल से दर्शाते हैं और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे हम एक्सी से दर्शाते हैं। तो एक्सएल बराबर सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे आर बराबर V/I, तो एक्सएल बराबर भी हो जाएगा V/I, या एक्सी बराबर भी होता है V/I। ठीक है। तो यहाँ है इंडक्टिव कॉइल है, तो एक्सएल बराबर V/I। ये प्योर अगर इंडक्टिव लोड है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अन्यथा हम क्या करेंगे, इस एक्सएल की जगह Z का उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि इम्पीडेंस क्या होता है, एसी सर्किट में जो टोटल अवरोधन होता है, यानी जिसमें रिएक्टेंस भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। तो चूंकि यहाँ पे इंडक्टिव है, यानी रिएक्टेंस तो है ही, इंडक्टिव रिएक्टेंस है ही, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस भी है, यानी हम एक्सएल की जगह पर हम Z को लेंगे। ठीक है। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, V/I। तो यानी हम इम्पीडेंस निकाल लेंगे, V कितना है, V बराबर
V अपॉन आई हम फॉर्मूला लिख ही देते हैं। V है 240 है और I का मान है 5। टोटल वैल्यू कितना निकल गया, जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 48 ओम आ जाएगा। यूनिट हो जाएगा ओम। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस, इम्पिडेंस या रिएक्टेंस तीनों का यूनिट सेम होता है यानी ओम होता है। तो वैल्यू निकल गया Z 48 ओम। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। अगर आप लोग इसको लिखना चाह रहे हैं, नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपने कोई भी कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चूँकि हमें R का मान निकालना है, Z का मान तो निकल गया 48 ओम, ठीक है। अब हम निकालेंगे R का मान। तो R का मान कैसे निकालेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि cos फाई यानी पावर फैक्टर जो होता है उसको हम दो फार्मूले से सॉल्व करते हैं। एक होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है, वो पावर के टर्म में हो जाएगा। यहाँ तो पावर का दिया हुआ नहीं है तो वो वैसे ही कट हो जाएगा। और एक दूसरा होता है cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चूंकि cos फाई का मान क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, Z का मान हमने निकाल ही लिया है, तो इससे हम आसानी से R का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेम हम उसी फॉर्मूले पे लगा देंगे, cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z। R का मान निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, cos फाई इंटू Z। cos फाई के मान कितना है 0.8 और Z का मान हमने निकाला है 48। तो जैसे आप 48 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो होगा वो निकल जाएगा 38.4। चूँकि रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया 38.4। हम ऑप्शन में देख लेंगे कहाँ है, तो ऑप्शन सी में है 38.4 ओम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन AC सीरीज सर्किट। AC सीरीज सर्किट में अनुनाद आवृत्ति, जिसे हम FR से डिनोट करते हैं, को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे AC सीरीज सर्किट है और कौन कौन सीरीज में है, R है, L है और C है, RLC सीरीज सर्किट है। तो RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस जो होता है वो तब होता है जब XL बराबर XC होता है। ये स्थिति कब आती है, जब XL बराबर XC होता है, ठीक है। तो XL बराबर XC का फॉर्मूला हम लगाएंगे। XL बराबर क्या होता है 2πfL और XC का मान कितना होता है 1/2πfC होता है, ठीक है, FC, ठीक। अब इन दोनों को जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, FR इज इक्वल्स टू 1/2π इंटू √LC, ठीक है। ये वैल्यू या ये हमारा इक्वेशन निकल आएगा। तो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें आप साफ साफ समझ के रहे होंगे, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ये इस L और C के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है कि L और C दोनों में से किसी एक का या दोनों का मान अगर बढ़ता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है उसका मान क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली है। अब L और C दोनों में से किसी एक का या दोनों का मान अगर घटता है तो क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो अब आप समझ सकते होंगे क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ये बताया गया कि FR को हमें बढ़ाना है तो क्या करना होगा, ऑब्वियसली L मतलब ये जो LC है दोनों में से किसी एक का या दोनों का मान को घटाना पड़ेगा, तभी FR हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए खुद ही और आप खुद ही इसको आंसर कर सकते हैं कि FR को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज द इंडक्टेंस वैल्यू। क्या ये सही है, बिल्कुल सही नहीं है। अगर हम इंडक्टेंस को बढ़ाएंगे, इंडक्टेंस की वैल्यू को, तो FR क्या होगा, घटेगा, और क्वेश्चन में बताया गया कि हमको बढ़ाना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
ऑप्शन में बी है कि रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। ओके, रिड्यूस करेंगे क्योंकि रेसिप्रोकल है। हम कैपेसिटेंस वैल्यू सी का मान अगर घटाएंगे तो एफ आर बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी में क्या है, इंक्रीज द कैपेसिटेंस वैल्यू। नहीं भाई, अगर हम कैपेसिटेंस के मान को बढ़ाएंगे तो एफ आर घट जाएगा। क्वेश्चन में घटाना नहीं है, बढ़ाना है बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में क्या है, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला पे रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो ये ऑप्शन ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू है, हो सकता है इसके बदले आपको रिड्यूसिंग द इंडक्टेंस वैल्यू भी हो सकता है, तो वो भी सही होगा क्योंकि फॉर्मूले से आपको मालूम चल गया होगा। कोई भी क्वेश्चन को रटना नहीं है, फॉर्मूले से और चीज़ों से समझना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ भी पूछ दे। ठीक है, तो रटने से क्या फ़ायदा, रट के जाएंगे, ऑप्शन हमें कुछ और मिल जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। तो इस तरीके से सही से समझ के आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड 3-phase रिएक्टिव पावर इफ़ द लाइन वोल्टेज इज़ VL एंड लाइन करंट इज़ IL। 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र है यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन करंट IL है। फ्रेंड्स, आप लोग पावर ट्रायंगल में पढ़ चुके होंगे कि ये जो पावर ट्रायंगल है, इस वाले भाग को अपैरेंट पावर कहते हैं, जो कि आभासी शक्ति होती है, और इसे हम KVA से मेज़र करते हैं। इसी के 2 घटक है कह सकते हैं, मान लेते हैं हमने इसको नेमिंग कर दिया, आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। इस पार्ट को हम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को एक्टिव पावर, ठीक है, जिसको हम किलोवाट में मेज़र करते हैं, और इस वाले भाग AB वाले भाग को हम कहते हैं रिएक्टिव पावर, जिसे हम kVAR में मापते हैं। ये जो एक्टिव अपैरेंट का ही ये 2 पार्ट है, 2 घटक है, एक्टिव और रिएक्टिव। एक्टिव जो होता है ये उपयोगी वाला होता है, रिएक्टिव जो होता है अनुपयोगी वाला होता है। ठीक है, अब इनका फॉर्मूला जो होता है कुछ इस तरीके से होता है। अपैरेंट का सिंपली VI से होता है, हम सिंगल फेज में बात कर रहे हैं, और एक्टिव वाला जो होता है, एक्टिव पावर का, वो होता है V × I × cos phi, और रिएक्टिव का जो होता है, ये वाला रिएक्टिव जो पावर होता है, इसका फॉर्मूला आती है V × I × sin phi। ठीक है, V × I × sin phi। अब ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये तो सिंगल में हो गया। सिंगल फेज में अगर 3 फेज में बोला जाए तो 3 फेज में क्या हो जाएगा, अपैरेंट जिसे हम कैपिटल S से दर्शाते हैं, तो इसका हो जाएगा √3 × VL × IL। ठीक है, और जो एक्टिव पावर होगा 3 फेज में, एक्टिव पावर जिसको हम P से दर्शाते हैं, √3 × VL × IL × cos phi। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर को 3 फेज वाले में हम Q से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला √3 × VL × IL × sin phi। ठीक है, हमेशा रिएक्टिव वाले में याद रखने के लिए यहाँ साइन होता है और एक्टिव वाले में कॉस होता है। ठीक है, cos phi, और रिएक्टिव में sin phi, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अपैरेंट में न कॉस होता है न साइन होता है, ये कुछ नहीं होता, इसमें सिर्फ V और I का होता है। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो इससे आप अब आंसर में देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि 3 फेज रिएक्टिव में, तो 3 फेज रिएक्टिव कौन सा हो गया, ये हो गया √3 × VL × IL × sin phi। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ है, ऑप्शन C में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। ये जो दिया हुआ है ऑप्शन A वाला, ये है अपैरेंट का। ठीक है, और ये जो नीचे का दिया हुआ है ये है, और देख सकते हैं नीचे का दिया हुआ है वो है एक्टिव पावर का।
इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज फॉर बिलो 0.5 लैगिंग पावर फैक्टर इन 3 फेज सिस्टम। 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 पश्चगामी से नीचे होने का मुख्य कारण क्या है। तो अगर 3 फेज में पावर फैक्टर 0.5 से लैग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मेन रीज़न क्या है। लैगिंग का मेन रीज़न है इंडक्टिव लोड का होना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इंडक्टिव लोड अगर ज़्यादा होगा तो जो पावर फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वो घटने लगेगा, लैग करने लगेगा, ठीक है, जो कि सही नहीं है, ये नुकसानदायक होता है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था पावर ट्रायंगल में कि अपरेंट का 2 घटक होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। तो रिएक्टिव क्या होता है, अनुपयोगी होता है, इसका कुछ यूज़ नहीं होता, वाटलेस होता है। और एक्टिव वाला जो होता है वो यूज़ वाला होता है, ठीक है, उसको हम उपयोग करते हैं, वो रियल पावर होता है। तो ये जो रिएक्टिव पावर होता है इस इंडक्टिव लोड के कारण होता है, अनुपयोगी ज़्यादा होने लगता है, जिसका हम यूज़ नहीं करते। रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो रहा है और जिसका हम यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो पावर फैक्टर होता है वो कम होने लगता है 0.5 लैगिंग से भी नीचे, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अगर रिएक्टिव पावर ज़्यादा होने लगेगा तो रिएक्टिव पावर ज़्यादा होने से जो लोड होता है वो लोड करंट ज़्यादा होने लगता है और जिससे क्या होता है, पावर लॉसेस अधिक होने लगते हैं। इस टर्म में पावर लॉसेस अधिक होगा यानी वोल्टेज ड्रॉप अधिक हो रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा तो हमें जो टर्मिनल पे वोल्टेज होगा वो हमें कम मिलेगा। तो इतने सारे लॉसेस होते हैं, ठीक है। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी कई सारे मेथड है, वो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अभी बताया मैंने कि पावर फैक्टर अगर 0.5 लाइन से नीचे हो रहा है तो इसका मेन रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न है इंडक्टिव लोड का ज़्यादा से ज़्यादा होना, जिसकी वजह से रिएक्टिव पावर होते हैं, ठीक है, जो कि अनुपयोगी होता है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं कि राइट आंसर कहाँ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिएक्टिव पावर ड्यू टू मोर इंडक्टिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the current in neutral conductor in 3-phase unbalanced load in star connected system। यानी स्टार संयोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार में उदासीन चालक में धारा क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ चुके होंगे पॉलीफेज सिस्टम में कनेक्शन जो होते हैं 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है स्टार कनेक्शन, एक होता है डेल्टा कनेक्शन। यहाँ स्टार कनेक्शन की बात हो रही है। स्टार में अनबैलेंस्ड लोड है, बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है, इनके जो तीनों फेज है, तीनों फेज में बराबर लोड लगे होते हैं और जिसकी वजह से इम्पीडेंस का मान भी समान होता है। और इस केस में ये जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उसमें करंट का जो मान होता है वो 0 होता है। किस केस में, जब वो बैलेंस्ड होता है। लेकिन अनबैलेंस्ड में न्यूट्रल पर करंट होता है। अब वही बताना है कि धारा क्या होगा अनबैलेंस्ड के केस में। तो अनबैलेंस्ड के केस में जो लोड लगे होंगे और जिसमें सबसे कम करंट, लोएस्ट करंट फ्लो होगा, उससे भी कम न्यूट्रल वाले कंडक्टर पे करंट फ्लो होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कलाओं में से किसी में सबसे कम धारा की तुलना में कम, लेसर देन द लोएस्ट करंट इन एनी ऑफ द फेज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द अपरेंट पावर इन केवीए ऑफ 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम if the line current IL is 16 एम्पियर at 0.8 पावर फैक्टर। यानी 3 कला 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में केवीए में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL 16 एम्पियर है और पावर फैक्टर शक्ति गुणांक 0.8 पर है। तो जैसे जैसे अभी पावर ट्रायंगल पे मैंने फार्मूला का जिक्र किया था, सेम हम सिंपली हम फार्मूले पे आएंगे। फार्मूला कौन सा फार्मूला लेंगे, तो यहाँ पे बताया गया है अपरेंट पावर है और वो भी किसका, तो 3 फेज का। तो 3 फेज अपरेंट का फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है
√3 इंटू VL इंटू IL, ठीक है, √3 इंटू VL इंटू IL होता है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे पावर, हम P से ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं ऐसे ही। तो √3 इंटू VL इंटू IL, √3 का मान कितना होता है 1.732। आप अपने कैलकुलेटर या ऐसे भी निकाल के देख सकते हैं, √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1.732। VL का मान कितना दिया हुआ है 415, I का मान कितना दिया हुआ है 16, ठीक है, IL का मान 16, VL का मान 415 और 1.732, तीनों को हम गुना कर देंगे। तीनों को जैसे ही गुना करेंगे तो हमारा वैल्यू जाएगा 1150.048, ठीक है। चूँकि ये जो वैल्यू है हमने वोल्टेज और करंट को गुना करके निकाला, तो वैल्यू जो है वो VA में निकला है और आंसर जो देना है हमें KVA में देना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 11.50 KVA, ठीक है। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 11.5 KVA। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द readings of 2 watt meters W1 and W2 in 3-phase power measurement if the power factor is 0। 3 कला बिजली मापन में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। फ्रेंड्स, वाट मीटर से हम पावर को मेज़र करते हैं, ठीक है। तो वाट मीटर जो पावर मेज़र करते हैं वाट मीटर मेथड होते हैं, 1 वाट मीटर मेथड, 2 वाट मीटर मेथड या 3 वाट मीटर मेथड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाट मीटर का जिक्र किया गया है क्योंकि 2 वाट मीटर मेथड है। अब ये सवाल है कि अगर हम वाट मीटर से पावर को मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, तो जो पावर फैक्टर है वो 0 दिखा रहा है। क्यों दिखाएगा, तो उस केस में दिखाएगा जब हम 2 वाट मीटर यूज़ कर रहे हैं, दोनों का मान समान होगा, जो वैल्यू दिखाएगा वो समान दिखाएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव में दिखाएगा, ठीक है। एक का मान जो होगा वो नेगेटिव, उसका जो इंडिकेटर होगा वो नेगेटिव वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अगर एनालॉग है तो इंडिकेटर दिखाएगा, डिजिटल है तो ऑब्वियसली डिजिट में बताएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों का मान सेम ही होगा, लेकिन दोनों में से किसी एक का वैल्यू जो हो वो नेगेटिव दिखाएगा। उस केस में पावर फैक्टर 0 हो जाता है, ठीक है। मैथमेटिकली आप कैलकुलेशन भी करेंगे तो माइनस प्लस, अगर सेम वैल्यू है तो 0, दैट मीन्स पावर फैक्टर क्या हो जाता है 0 हो जाता है उस केस में। तो इस केस में ऑप्शन में आप देख सकते हैं कब होगा, जब W1 इज इक्वल टू W2 बट विथ ऑपोजिट साइन, यानी जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर 240 वोल्ट RMS। 240 वोल्ट RMS के लिए वोल्टेज का अधिकतम मूल्य क्या है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है। सिंपल फार्मूला आपको याद रखना है, इसको मैं 2 मेथड से बना के सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ। दोनों सही है और इजी भी है। फर्स्ट मेथड ये है, जैसे कि आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो RMS होता है, RMS करंट IRMS बराबर कितना होता है, फॉर्मूला वैल्यू 0.707 Imax, ठीक है। उसी प्रकार ERMS का भी होता है, मतलब VRMS, ERMS लिखिए या VRMS लिखिए, एक ही बात है। क्या होता है 0.707 Vmax। हम यहाँ Vmax ही करें क्योंकि यहाँ वोल्टेज बोला गया है ना, मैक्सिमम वोल्टेज, तो हम वोल्टेज एक ही बात है, ERMS या VRMS। ये चीज़ आप देख रहे होंगे। IRMS बराबर क्या होता है 0.707 Imax और VRMS सेम वही चीज़ होता है 0.707 Vmax होता है, ठीक है। तो चूंकि यहाँ करंट वाला बात नहीं किया गया है, करंट RMS
करंट या मैक्सिमम करंट ये सब नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, वो जो वोल्टेज है वो निकालना है। ठीक है, RMS तो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को उठा लेंगे यहाँ से। तो फॉर्मूला क्या है, V RMS इज इक्वल्स टू 0.707 V मैक्स। ठीक है, तो हमें तो निकालना है V मैक्स, तो 0.70 इक्वल के इधर चला आएगा, तो इसके साथ ये मल्टीपल में है ना, तो जैसे बराबर की इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि V मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, V RMS बटे 0.707। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गया होगा। अब V मैक्स मैंने क्या बताया, V मैक्स छोटा छोटा स्पेस है और नहीं हो रहा है, इसीलिए बार बार इरेज करना पड़ रहा है। तो V मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, V RMS अपॉन 0.707। V RMS का मान कितना दिया हुआ है, 240 और बाई 0.707। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो आपका वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 339.46। ठीक है, इतना वोल्ट आएगा, वोल्टेज है, यूनिट है वोल्ट, इतना वोल्ट आएगा 339.46, 339। तो 0.46 है तो हम 0.5 इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में है 339 यानी 339.5 वोल्ट। तो इसमें ये पहला मेथड है, इस वाले फॉर्मूले पर रख के भी हो गया। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, V मैक्स इज इक्वल्स टू V RMS बाय 0.707। कहाँ से आया ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, इस पे आप फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो वैल्यू आपको निकल जाएगा, क्योंकि RMS का मान दिया हुआ है 240, तो V मैक्स का मान निकल जाएगा। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड मैं बताने जा रही हूँ, आपने पढ़ा होगा पिक फैक्टर, पिक फैक्टर उससे भी निकल जाएगा। पिक फैक्टर क्या होता है, पिक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी जो वोल्टेज होगा, हम करंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ वोल्टेज वाला है तो वोल्टेज निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू। ठीक है, RMS वैल्यू। तो हम जानते हैं कि पिक फैक्टर का मान कितना होता है, पिक फैक्टर का मान होता है √2, और √2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1.414। ठीक है, तो पिक फैक्टर वैल्यू निकल गया √2, और हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन RMS वैल्यू, RMS वैल्यू कितना है 240, तो मैक्सिमम वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, √2 इंटू RMS वैल्यू, RMS वैल्यू कितना है तो 240, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 इंटू 240। जब आप इसको गुना करेंगे तो वैल्यू आपका 339.36 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इतना आएगा। तो ये भी आप इससे भी देख सकते हैं कि वैल्यू कितना आएगा 0.36। अगर आप √2 का पूरा वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ पे 339.41 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो मतलब हम इसको, ये जो 3.36 है इसको हम 5 मान सकते हैं, तो वैल्यू कितना हो गया 339.5 वोल्ट। तो इस तरीके से फिर से आंसर आ गया ऑप्शन सी। तो इस वाले फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हैं, पिक फैक्टर बराबर मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू। अब आप सोच सकते हो कि ये जो पिक फैक्टर है ये जो √2 है जिसका मान 1.414 ये कैसे आ गया। तो ये आप थियोरेटिकल पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं फिर से एक बार इसको बता दे रही हूँ। इस तरीके से फॉर्म फैक्टर भी एक होता है जिसका मान होता है 1.11। ये सब आता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि पिक फैक्टर का मान क्या होता है या इसका रेशियो क्या होता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। तो जैसे मैंने बताया कि पिक फैक्टर क्या होता है, हम वोल्टेज के टर्म्स में ले रहे हैं, तो मैंने बताया कि ये मैक्सिमम वैल्यू बाय RMS वैल्यू होता है। ठीक है, तो RMS वैल्यू बराबर क्या होता है, RMS वैल्यू होता है V मैक्स अपॉन RMS वैल्यू होता है 0.707 इंटू V मैक्स। ठीक है,
ऐसा होगा। ये वी मैक्स कट, तो बचा कितना, बचा हो गया 1/0.707। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.414, यानी इसका वैल्यू होता है √2 के बराबर। तो इस तरीके से पिक फैक्टर आता है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियरली सब कुछ पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मैंने निमी क्वेश्चन बैंक से लिया था और इसमें ये 9th के बाद ये 10th नंबर का क्वेश्चन नहीं है, सीधे 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने स्किप नहीं किया है, ये निमी क्वेश्चन बैंक में ही ऐसा ही प्रिंटेड है। तो हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है, फॉर्मूला आपको बताना है। मैंने पावर ट्रायंगल पे पिछले एक क्वेश्चन पे मैंने इस पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने पावर ट्रायंगल दिखाया था। या अपरेंट पावर, जिसको मैं VI से दिखाया, जो VI से होता है, और एक्टिव पावर जो कि V × I × cos phi होता है, और रिएक्टिव पावर जो होता है ये वाली, ये वाला पार्ट होता है रिएक्टिव पावर, ये होता है V × I × sin phi होता है। अपरेंट पावर का ही एक्टिव पावर ये वाली हिस्सा और ये वाला जो पार्ट होता है, दोनों इसके घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या है। तो रिएक्टिव पावर ये वाला हिस्सा है, ये वाला पार्ट है, यानी क्या है V × I × sin phi। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी में हमको मिल रहा है V × I × sin phi। यहाँ पे थीटा का दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स है उसको आप अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप अपने नोटबुक पे कर सकते हो, और कोशिश यही रहती है कि बेस्ट दे, ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छे इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं ताकि सबको क्लियरली समझ आ जाए, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।